मैं घर लेके कुछ नहीं जाता। मैं हर अपने प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो ज़मीन पे उतरे। करीब करीब 2500 सभा में बोल चुका हूँ और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। मंच से कई बार कहा गया हिंदू विचारक, सनातनी, ये तमाम शब्द इस्तेमाल किए गए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसके पीछे पूरी एक सभ्यता है। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में कोई दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी आपके यहाँ आए, कितने भी बड़े पद का आए और कितना भी साधारण आए, सनातनी समाज के कार्यक्रम में आपको बुके नहीं देना है। बुके हमारी परंपरा नहीं है, तुलसी देनी है। और कोशिश करनी चाहिए, गया के इस मंच में हमारी बहन एक मंच पे मौजूद हैं। जिन मंचों पे कोई बेटी या माँ या बहन नहीं होती, तब भी मैं ऑडियंस में से बुलाता हूँ। और ये जो दीप को प्रज्वलित करने की परंपरा है, ये सिर्फ माँ से ही हो सकती है। इसलिए मैंने कोशिश की कि वही शुरू करें और वही अंत करें इसका। इसलिए कि अंग्रेज़ी पढ़ते पढ़ते हम बहुत कुछ अपना भूल गए हैं और अब ये समझने लगे हैं कि जिसको अंग्रेज़ी आती है वही अक्लमंद है। इसलिए माँ से क्यों कराना चाहिए किसी भी कार्य का आरंभ। मैं नहीं जानता मेरे शास्त्रों में क्या लिखा है, मैं उसमें न उसका जानकार हूँ और ना अब तक कोई मुझे मिला ऐसा। जब कहा गया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रवाद पे बोलते हैं, तो दो चीज़ें साफ होनी चाहिए, राष्ट्र क्या है और देश क्या है। और अगर इसका अंतर नहीं पता है, जिसके कारण हम 70 साल से वहीं खड़े हैं जहां से शुरू की थी यात्रा। जिनका ये काम है, ये उनको बताना चाहिए था। न वो आज भी बता रहे और वो न कल बताएंगे। तथाकथित लोग इस देश में हर उस विषय के जानकार हैं जिस विषय को वो जानते नहीं हैं। और इस लेवल का कॉन्फिडेंस है कि भरी सभा में खड़े होकर बोल देते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जिस विषय को नहीं जानते उसे सार्वजनिक मंचों से कहिए कि नहीं, मैं इस विषय का जानकार नहीं हूं भाई, और मैं इस विषय पर नहीं बोल सकता। मैंने कोई मंच ऐसा नहीं है, मुझे क्योंकि मैं बोलता हूं, लोगों को लगता है कि मुझे बुलाएंगे तो ज़रूर कुछ लोग सुनने आएंगे। एक साहब ने मुझे बुलाया कि सरकार बजट पेश करने वाली है पार्लियामेंट में, आपको टेलीविज़न पे आना है। मैं 20 साल टेलीविज़न में रहा हूँ। मैंने कहा सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस बजट की बारीकियां समझना और मैथमेटिक्स से समझना, ये मेरे लिए असंभव कार्य है कि मैं हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में 2 नंबर के ग्रेस मार्क्स से पास हुआ था। इस विषय पे बहुत दूसरे जानकारों को बुलाओ, मुझे मत बुलाओ। सो मैं देश और राष्ट्र को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है और हम चलते फिरते राष्ट्र 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 बोलते हैं। और जो मैंने एक एग्जाम्पल दी कि क्यों माँ से दीप को जलवाना चाहिए, हमने वेस्टर्न सभ्यता को अपने स्वार्थों के हिसाब से ले लिया है और हम ये समझते हैं कि पिता ही सब कुछ है। मैं कोई भावनात्मक बात नहीं करता आपसे। अगर राष्ट्र क्या है और देश क्या है और उसको मैं छोटे से छोटे यूनिट में समझा पाऊं, तो पिता देश है और माँ राष्ट्र है।
और उसको मैं और आसान आज की पीढ़ी के लिए समझा देता हूं। देश एक भूमि का टुकड़ा है। उस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना बनी है। उस भूमि पे कैसे कानून चलेगा, कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, उसके लिए संसद बनी है। कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस बनी है। एक संविधान है, अच्छा है बुरा है, उसकी मर्यादाओं को मानना है। तो संविधान से राष्ट्र नहीं चल सकता, देश चलता है। तो फिर राष्ट्र क्या है? राष्ट्र चलता है आपकी मान्यताओं से, परंपराओं से, आस्थाओं से, मंदिरों से चलता है। और जब आप ये समझते हैं कि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र चलाएगा, तो आप बड़े इल्यूजन में थे पिछले 70 सालों से। देश के प्रधानमंत्री का काम देश चलाना है। ये मैं 70 से बात की बात कर रहा हूं आपसे। हजारों साल से हमारे यहां राजा देश भी चलाता था और राष्ट्र भी चलाता था। राजा को अपनी आस्थाओं परंपराओं के लिए यह नहीं सोचना पड़ता था कि यह देश सेकुलर है, इसलिए मैं टीका ना लगाऊं। और यह परंपरा हमारे यहां वैश्य से आई तो हमने बिल्कुल एकदम मजबूती से उसको पकड़ लिया और एक फैशन बन गया भारत के अंदर, जो 1976 में भारत के संविधान में चोरी से एक शब्द डाला गया, हम सेकुलर हैं। सेकुलर व्यक्ति नहीं हो सकता, स्टेट होती है। स्टेट का काम है सबको एक निगाह से देखना। मैं व्यक्ति हूं, मेरा आस्था कुछ और है, किसी की आस्था कुछ और है। मैं अपनी आस्थाओं के प्रति प्रतिबद्ध हूं, इसलिए मुझे सेकुलर नहीं होना। और सेकुलर शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो वेस्ट में हुई। और वेस्ट के अंदर राजा जब कोई भी कानून बनाता था, कोई भी क्रिटिकल इशू आता था, तो राजा चर्च से गाइडेंस लेता था और चर्च की गाइडेंस पे उन विषय को तय करता था। तो एक मूवमेंट शुरू हुआ कि राजा जो है, क्योंकि खुद ही क्रिश्चियन है, इसलिए वो चर्च से गाइडेंस लेता है, लिहाजा चर्च वाले जो उसको गाइडेंस देते हैं वो हमारे फेवर में कम होती है और चर्च के मानने वालों के फेवर में ज्यादा होती है। तो इस मूवमेंट के बाद में एक टर्म निकला कि राजा सेकुलर होगा, यानी राजा का कोई, जोर से बोलिए, मेरी सभा में 1500 मीटिंग करने के बाद, लाखों लोग सुनने के बाद आपने वही आंसर दिया जो मुझे उम्मीद नहीं थी। राजा का कोई मत और पंथ नहीं होगा। धर्म शब्द का अर्थ हमारे शास्त्रों में, संस्कारों में, धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। धर्म शब्द का मतलब पंथ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता। एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, सबकी अलग अलग ड्यूटी है, उसे धर्म कहते हैं। इसलिए कहते हैं अपने धर्म का पालन करो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग या उससे जुड़े संगठन के लोग अगर कार्यक्रम करें और ये गलती करें तो इसकी माफी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है, आपकी पार्टी के एक विद्वान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। हो सकता है कि ऐसी बातें आपके दिमाग में ना आती हों, आप उनको उस तरीके से न देखते हों, लेकिन जहां मैं पैदा हुआ हूं मुझे वही नज़र आता है जो बहुतों को नज़र नहीं आता। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे और जो आज प्रधानमंत्री मौजूद हैं वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और ये टेलीविज़न पे लाइव था। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और चले गए। आपके विरोधियों ने उस शब्द को लेकर के खूब हंगामा किया
मुझे उस समय भी पता था, उसके बाद का भी पता था, और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें नहीं पता तो बारीकी से देखिए, आपके सामने सब हो रहा है। आप शायद किसी और चीज़ में मग्न हैं, इसलिए आपकी दृष्टि वो नहीं पकड़ पा रही है। देखो भाई, ये सरकारी फंक्शन नहीं है फ़ोटो वोटो खींच लो, एक भी आदमी को डिस्टर्ब हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे अखबार में नहीं छपना। 2002 में भाईजान कुछ ज़्यादा शोर मचा रहे थे गुजरात में। उस समय के वहाँ के मुख्यमंत्री ने उनकी आवाज़ बंद कर दी। पूरे देश में बड़ा हंगामा हो गया कि कुछ बहुत सारे लोगों को मारा गया है, स्टेट ने ये किया वो किया पूरे देश में, और हमारे अपने लोग तो बिना सुने ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से गुजरात गए और गुजरात जाकर के वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ बैठ कर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने बहुत सारे सवाल उठाए। अब कहाँ, जैसे आज बहुत बात होती है कि ये प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, और अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जगह बहुत ज्ञानी आदमी थे। देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जितने पढ़े लिखों ने इस देश को डुबोया है, उतने गैर पढ़े लिखों ने नहीं डुबोया। इसलिए एक 40 सेकंड की एक बाइट थी, उसने, आप सोचिए कितनी पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, और रिवाइंड करके मिल जाएगी आपको टेलीविजन पे। दो लोगों की शिक्षा में हो सकता है बहुत गैप हो, लेकिन दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री कितनी ताकतवर थी। जब मीडिया ने बहुत तल्ख सवाल पूछे तो अटल जी ने वहां के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख करके कहा, राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए। अच्छा, जो आपके खिलाफ मीडिया था उसने बस वही शब्द सुना, मुख्यमंत्री ने कहा वही कर रहे हैं। देर में समझ में आया, पता चला एक राजा का धर्म यह है कि वो अपनी प्रजा को सुरक्षित रखे, और अगर पागल कुत्ते सड़क में भौंक रहे हैं तो सर में गोली मारना जरूरी है। उसने अपना राष्ट्र धर्म पालन किया। अब उसमें भौंकने वाले कौन थे और काटने वाले कौन थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो राजा की ये जिम्मेदारी है कि उसकी प्रजा को कोई भी ऐसी शक्ति, तो राजा ये नहीं देखे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि अपनी देश के लोगों को वो बचाए, और ज़रूरत पड़े तो सेना बुला के मचाए। इसलिए आज से ये मत कहिएगा, ये जो डर गए हैं आप, जो भाईजान तलवार लेके सड़क पे खड़े हैं, उससे इतने डर गए हैं कि आप कहने लगे हैं सारे धर्म बराबर हैं। कीचड़ की तुलना समुद्र से मत करो यार। धर्म इस सृष्टि पर एक ही था, न वो किसी हिंदू ने बनाया न किसी मुसलमान ने बनाया। ये बात अलग है कि उस सृष्टि का हम अपने को हिस्सा मानते हैं, इसलिए हम उसी को धर्म मानते हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर जब तक ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में है, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, एक ही रहेगा, जिसे सनातन कहते हैं। ये पूजा पाठ, ये मंदिर, ये बहुत बाद की संस्कृति है, बहुत बाद में आई है। और जिन 5 तत्वों पे आपका जीवन चलता है, आपका शरीर जीवित रहता है, उन 5 तत्वों पे आपका जीवन टिका हुआ है, उसमें से जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो या तो आपकी मृत्यु हो जाती है या आप बीमार हो जाते हो। उन्हीं 5 तत्वों पे सनातन टिका हुआ है। और हमारा ऋषि मुनि जो हजारों करोड़ों साल पहले इतना ज्ञानी होगा, शायद हम उसे समझ नहीं पाए, या हो सकता है हमारी बालक बुद्धि रही होगी, तो वो जो कहना चाहता था हम नहीं समझे। और उस कालखंड में उसने किस तरीके से उन 5 तत्वों से हमको जोड़ दिया। हो सकता है कि शब्द साइंस ना रहा हो, बहुत ज्यादा डिटेल उसके पास इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन उसको क्रक्स पता था, तो उसको आपके आस्थाओं से जोड़ दिया उसने, ताकि आप ये काम करें। कभी ना कभी कोई समय आएगा तब तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ आपको वो 5 तत्वों के प्रति जो सजगता बता के गया, वो आपकी समझ में आ जाएगा।
हमारे यहाँ परंपरा है, न उसमें ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न बनिया है, ये तो बात की दुकानें हैं हमारी। सुबह सुबह सूरज को जल क्यों चढ़ाते हैं? अब अगर आप 2 साल के बच्चे को कहें कि सूरज पे जल इसलिए चढ़ाना चाहिए, तो आप बड़े बड़े लॉजिक लाओगे तो उस बच्चे की समझ में नहीं आएगा। उस बच्चे को आप कहें कि ये सूर्य देवता हैं, ये भगवान हैं, इनको जल चढ़ाने से इनको प्यास बुझेगी, तो शायद कुछ वो समझ के चढ़ा देगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, जैसे आप बड़े हो गए, तब आप लॉजिक और फैक्ट समझ सकते हैं, तो फिर उसको उस फैक्ट पे समझाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी आपसे सवाल न पूछे कि माँ सूरज पे पानी क्यों चढ़ाना चाहिए। माँ को पता नहीं, पिता को पता नहीं, हम बस यही कह जा रहे हैं कि बड़ों की बात मान लो। ये 2025 का भारत है, वो बात अगर सच होगी तो छोटा हो या बड़ा हो महत्व नहीं है, वो तभी मानेगा। सूरज को जल चढ़ाने के पीछे हमारे ऋषि मुनि का एक ही मकसद था कि सुबह सुबह 4:30 बजे 5 बजे के आसपास जब सूरज निकलता है, और ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, क्योंकि हम समझते हैं कि सारी दुनिया अमेरिका ने बनाई है, और अमेरिका का आज की डेट में प्रेसिडेंट देखो तो लगता है हमारे मोहल्ले का कोई लोकल प्रॉपर्टी डीलर है। दुनिया की महान सभ्यता है, बहुत दुनिया की पुरानी डेमोक्रेसी है। देखो ना, डेमोक्रेसी से गुंडे भी नहीं करते, एक देश के प्राइम मिनिस्टर को उठा लाया, रोज धमका रहा है, लेकिन हम अब भी कुंठित हैं कि वो अंग्रेजी में धमका रहा है, हमारा वाला हिंदी में धमका रहा है, और हमारे वाला यही बहुत है धमकाने के लिए, इसलिए उसकी धमकी यहां जरूरी है, बाहर जरूरी नहीं है। सुबह 4:30 बजे 5 बजे सूरज को पानी इसलिए देना चाहिए कि रात भर जो पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सूरज की किरण के साथ वही पर्यावरण ऑक्सीजन देने लगता है। तब ये शब्द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। अब इसको हमारा ऋषि मुनि कैसे जानता था? ये शब्द तो नहीं था कम से कम। सुबह 4:30 बजे जब आप सूरज को पानी देते हैं, तो आजकल तो हमारे यहाँ नए नए कथाकार, नए नए मंदिर बन गए हैं जो अलग अलग किस्म की परिभाषाएं बता रहे हैं। लोग सूरज को भी जल देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और 90 डिग्री पे झुक जाते हैं। सूरज को जल देने की सही विधि यह है कि सूरज की तरफ आपकी आंखें हो और आपकी आंखों और सूरज के बीच में जल की धार हो, और जब सूरज के और आपकी आंखों के बीच में जल की धार होगी तो सूरज की कई किरणें उस धार के एक जगह आके टिक जाएंगी, और वहाँ से जो रोशनी जाएगी वो आपके माथे पे लगेगी, और माथे पे लगने के बाद पूरे दिन के लिए जो आपको अग्नि चाहिए होती है वो सुबह सुबह मिल जाती है आपको। उसी ऋषि मुनि की खोज है, मैं वही कह रहा हूँ। हमने शायद उनको सही पर्सपेक्टिव में नहीं देखा, हम आस्था की तरफ ज़्यादा चले गए। उसी ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले, आज इतनी दुनिया ने तरक्की कर ली है, टेस्ट ट्यूब बेबी बन रहे हैं, तब भी आज भी दुनिया में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। इसी पर्यावरण के अंदर उसने एक पेड़ को ढूंढ लिया, कहा पीपल की पूजा करना। वो हर जगह पूजा के शब्द को इसलिए लाता था कि एक साधारण से समाज को पूजा के नाम से उसके मन में आएगा कि हाँ कोई बात होगी तो वो कर लेगा। आज हजारों साल हो गए इस ब्रह्मांड को बने हुए, दूसरा पीपल का पेड़ पैदा नहीं हुआ। अब ये बात अलग है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए कहा था, हम पूजा पे अटक गए, और जो आज पूजा हो रही है वो तब नहीं होती थी, तब बूंदी का लड्डू नहीं बनता था। पीपल के पेड़ पे इतने कलावे बांधे हैं उसका गला घोंट दिया है, और इतने लड्डू खिलाए हैं कि चींटियों ने उसको खिले तने को ही खोखला कर दिया है। ये बूंदी का लड्डू और बेसन का लड्डू ये आज की परंपरा है, तब की नहीं थी। उसके पीछे सिर्फ मकसद था कि पीपल के पेड़ को बचा के रखना है, और आप जब जल चढ़ाने जाएंगे तो हर मौसम में बिना कहे उसको पानी मिलता रहेगा। यही ब्रह्मांड में एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए। पांचों तत्वों को इस तरह से उसने जोड़ा है कि आपको किसी एस्टन टेटे के पास नहीं जाना है। जितनी नदियां हैं उस नदी का भाव देखिए, और मैं, आप जानते हैं कि मैं तो अलमिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं।
तो मेरा थॉट प्रोसेस दूसरा है, तब मैंने इसको दूसरे तरीके से पढ़ा। जब दूसरी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो कॉन्शियस होकर पढ़ते हैं। आप अपने घर की चीज़ पढ़ते हैं तो आप उसको कहीं से कहीं मिक्स कर देते हैं। ये जो हमारे समाज में एक बीमारी चल गई है ना, जेंडर जस्टिस की, ये जेंडर जस्टिस की बीमारी हमारे देश की नहीं है, ये वेस्ट की प्रॉब्लम है। और हमको यहाँ ऐसा लगने लगा कि भारत में जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा। और हम भारत को देखते हैं तो लगता है कि जो हमारे पिताजी थे 1947 में, तभी से भारत है, उससे पहले नहीं था। तो फिर हमें लगता है कि जेंडर जस्टिस के लिए तो हमें फिर अमेरिका और ब्रिटेन से कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए। तो हम जेंडर जस्टिस पे आजकल सवाल उठा रहे हैं। हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में ये बात अलग है कि हमारे गिरने का लेवल इतना नीचे आ गया है, माफ कीजिएगा, हम इतने घटिया और इतने सस्ते हो चुके हैं कि एक बेटा अमेरिका में है, बेटी विदेश के दूसरे शहर में है, और मां 80 साल की हो गई है। मां को कोई अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। और हम ही हैं, आपके साथ में क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, पारसी रहते हैं। ये अंधा और पागलपन सनातनी हिंदू को चढ़ गया है। तेजी से बड़ा बनना है, इस तेजी में 80 साल की मां अगर बाधा बन रही है तो उसको वृद्धाश्रम में जाके छोड़ो। ये संसार मां से है, आपका जन्म मां से हुआ है। और जब अपनी मां को छोड़ दो तो तुम समझ लो कि कहीं के नहीं रहने वाले तुम। इसलिए मां इतना पवित्र शब्द है, उससे ज्यादा पवित्र और सच्चा शब्द है ही नहीं दुनिया में। सूरज एक बार को नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मां एक सेकंड के लिए मां के अलावा कुछ और नहीं हो सकती। मां दुनिया की बड़ी सच्चाई है कि उसने अपने गर्भ में हमको 9 महीने रखा है और उसी ने जन्म दिया है। मां पवित्र भी है और मां सबसे बड़ी सच्चाई भी है। इसलिए आपके ऋषि मुनि ने गंगा मां, जमुना मां, कावेरी मां, सरस्वती मां, सारी नदियों के नाम मां पे रखे, पिताजी के नाम पे नहीं रखा। जितनी तुम्हारी मां पवित्र है और जितनी तुम्हारी मां सच्ची है, उतना ही इस नदी को पवित्र रखना, क्योंकि तुम्हें ये जीवन जीने के लिए जल देती है, इसलिए मां के भाव से जोड़ा। ये जो पृथ्वी है, आप तो खैर ऐसे शहर में हैं जहां ये रोज होता होगा, हम तो जहां पैदा हुए वहां तो नहीं होता था, लेकिन जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पता चला कि ये कॉन्शियस अनकॉन्शियसली कहीं आपके दिमाग में तो है, लेकिन आप उसे शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज हो सकता है 26 माले की बिल्डिंग बन गई हो, आप जल्दी में हो, आज भी करोड़ों लोग जो चारपाई पे सोते हैं, आज अनकॉन्शियस माइंड में है आपके। जब सुबह उठते हैं तो धरती पे पैर रखने से पहले उसे एक बार ऐसे करके लगाते हैं। आज भी होंगे हजारों। वो कोई दूसरा देखे तो कहेगा कैसे दकियानूसी लोग हैं, ये मिट्टी को सर पे लगाते हैं, गधे। हम दकियानूसी नहीं हैं, हम इस माँ के प्रति अपना धन्यवाद देते हैं कि तूने ही हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया है, इसलिए वो धन्यवाद है। तो मेरा सब मानना सिर्फ ये है कि सनातन के अलावा सब मज़हब हैं और मज़हब के पैदा होने की भी डेट है। एक 632 में जून के महीने में जब मोहम्मद की मौत हो गई, तब से लेके ये चल रहा है। क्रिश्चियनिटी आई है, उसकी भी डेट है, सिखिज्म आया, उसकी भी डेट है। ये अलग अलग पंथ आते रहे हैं और दुनिया का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है।
सनातन पैदा हुआ ही नहीं है, न पैदा होने की कोई डेट है, तो दुनिया में कौन से मार सकता है। इसलिए सनातन की चिंता करना बंद कर दीजिए। ये जब तक सृष्टि है, ये सूरज निकलेगा, ये पीपल का पेड़ रहेगा, ये नदी रहेगी, ये धरती रहेगी। जिस दिन ये समाप्त होगा उस दिन सनातन समाप्त होगा। हिंदू आपकी टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, आप उसको बड़ा समझ रहे हो। इसलिए मत पंथ के लोगों का सिर्फ सामना कीजिए। उनकी एक किताब है, वो किताब से चलते हैं। हमारी कोई किताब नहीं है और हम पूरी दुनिया में बगैर किताब के हैं। वो किताब हमारी खोपड़ी में है, उसके होने ना होने से कुछ नहीं होता। आजकल एक चलन चल गया है, बहुत सारे कार्यक्रम में लोग आएंगे और मुझे 2 गीता दे जाते हैं। मैंने कहा पढ़ी है इसे? नहीं, हम बांटने का काम करते हैं। मैंने कहा मुझे इसमें से जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया, उसी के पूरे देश में बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना मुझे। तो गीता बांटना और उससे आपको ये लगता हो कि जिसे दे दी उसने पढ़ ली है, ये गलतफहमी है। जिसको यहाँ लगा होगा वो गीता अपने आप खरीदे और पढ़े। इसलिए बहुत सारे ऐसे कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। शब्दों की सही व्याख्या करिए। अगर शत्रु आपसे नाराज होता हो तो कल होता हो तो अभी हो जाए। उसके कारण अपनी पहचान को, अपनी आस्थाओं को, परंपराओं को मत बदलिए। अपने शब्दों के समकक्ष नए नए शब्द मत गढ़िए। आपने हर शब्द को एक नया शब्द गढ़ दिया है। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है किसी समाज में? अगर हमारे समाज में बास्टर्ड है ही नहीं तो बास्टर्ड शब्द आया कहां से? हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं है, हमारे यहां तो है ही नहीं ना। तो फिर गाली बनी कैसे? बन गई, हम चला रहे। शब्दों की उत्पत्ति आपकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की प्रतिबिंब होता है। इसलिए जिन तरह की गालियां आज रवानगी से दी जा रही हैं, ये हमारी परंपरा के शब्द ही नहीं हैं, और जहां से आई हैं उनके यहां मां और बहन की दोनों होती हैं। आप उसे बगैर जाने ही बोल रहे हैं। और जब तक आप अपने मूल्यों से, अपनी आस्थाओं को वहीं रखेंगे और शत्रु से लड़ते वक्त यह ध्यान रखेंगे शत्रु भी वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, बस यही गलतफहमी है। और मैं कहीं दूर नहीं जा रहा। आपको किसी काम से खड़े? अच्छा, मुझे लगा बैठ जाओ यार, ऐसी सजा थोड़ी नहीं, कोई सरकारी फंक्शन नहीं है यार। चिंता मत करो, टिकट मिलेगी तो मिल जाएगी। एक शब्द है, उसका जोर से आजकल इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। युद्ध शब्द है। अब युद्ध हमारी परंपरा में कहां से आया, यह शब्द बना कैसे? तो इस पे हो सकता है कि आपका कोई विचार हो, लेकिन युद्ध शब्द की उत्पत्ति महाभारत से हुई। इसलिए हम महाभारत का युद्ध कहते हैं। और क्योंकि हमारी मान्यताएं, परंपराएं, आस्थाएं बिल्कुल दूसरी हैं, जो नेचर से कनेक्टेड हैं, जो किसी ने बनाई नहीं है, इसलिए युद्ध शब्द के साथ में कई मर्यादाएं लगी हुई हैं। अब हमारे यहां युद्ध होता था, महाभारत का युद्ध, अब तो टेलीविजन पे भी देखा होगा आपने, तो उसमें से क्रक्स पकड़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। सुबह सूरज निकला तो आपने बिगुल बजा करके, क्योंकि उस समय आपका शत्रु भी उस भाषा को जानता था, तो बिगुल बजा करके आपने ऐलान किया हम युद्ध लड़ने करने जा रहे हैं। आपके शत्रु ने भी बिगुल के साथ ही बात शुरू की और दोनों सेनाएं लड़ी आमने सामने। और सूर्यास्त हो गया तो युद्ध रुक गया। और उसके बाद में इधर की सेनाओं के डॉक्टर, उधर की सेनाओं के डॉक्टर एक दूसरे की मरहम पर, यह हमारे मूल थे उस युद्ध शब्द के।
शत्रु था मैदान में, हम लड़े उसके खिलाफ, ठीक है, लेकिन अब युद्ध रुक गया है तो उसके यहां का कोई घायल सैनिक है और हमारे पास उसकी दवा है तो वो उसको देने जाएगा। और इसी से एक शब्द निकला जो यूएनओ ने लिया, न ये अंग्रेजी में है न हिंदी में है, अब ट्रांसलेट करके उन्होंने नया शब्द बना लिया हो तो बात अलग है। जब शाम को जो युद्ध रुका आपका, उसी से एक शब्द निकला, युद्ध विराम। उर्दू में बताएं? नहीं, उर्दू में कोई वर्ड ही नहीं है। उर्दू का एक शब्द है, उर्दू बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है, हमारी ज़बान है, पहली ज़बान वही है हमारी। उर्दू में, हिंदी में बिंदी लगाते हैं ना, एक बिंदी लगा देते हैं, उसे उर्दू में नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। आप काका गागा है, वहाँ अलिफ बे पे ते टे से है, ठीक है ना। तो उर्दू में बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कहने की ताकत ज़्यादा है। उर्दू पढ़ते वक्त एक नुक्ता गलत जगह लग जाए, अगर नुक्ता ऊपर है तो खुदा, और गलती से नुक्ता नीचे लग गया तो जुदा हो जाता है। तो उर्दू में कहा जाता है कि एक नुक्ता खुदा से जुदा कर सकता है तो हमारे यहाँ युद्ध है, और जंग बदर किसी ने पढ़ी हो, जंग अदल पढ़ी हो, बड़ी बड़ी जंगें जो इस्लाम की हुई हैं उसके बारे में अगर कुछ भी आपको 1% भी नॉलेज हो तो ये जंग बदर से ही शब्द है, जंग। अब जब आप जंग की बात करते हैं तो आप कहते हैं ऐसे युद्ध है, वो जंग करते हैं। ये तुलना बिना जाने मत करिए। जंग की लाइन है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तब से चल रही है जब वो चले गए, जो आखिरी थे गए, ये तब से चल रही है। इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। फिर अंग्रेजों ने उसको बना लिया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वाह वाह वाह, अद्भुत। हमारे युद्ध में सब कुछ जायज नहीं है। हम हारे या जीते, युद्ध के नियमों को हमने कभी नहीं तोड़ा। और जो इश्क और जंग में सब कुछ जायज बताते हैं, वो पहलगांव में छुपके से आते हैं और 28 हिंदुओं को मारकर चले जाते हैं। ये जंग का हिस्सा है। और निकिता अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उससे इश्क करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो 22 टुकड़ों में, 52 टुकड़ों में काट करके उसको फ्रिज में रख देते हैं। ये तुम्हारे जंग का हिस्सा है। बौनों से लड़ने के लिए अपने आप को बौना मत करिए। समय थोड़ा संक्रमण काल का है तो इतना भी पीछे मत चले जाइए कि आप अपने आप को भूल जाएं। हां, यह बात सच है कि युद्ध के नियम बदलने चाहिए, कि जिनसे आपको लड़ना है अगर वो युद्ध के नियम नहीं जानना चाहते और नहीं लड़ना चाहते, तो फिर उन्हीं नियमों का पालन होना चाहिए जो आपका शत्रु समझता हो। इसी के तहत, क्योंकि हमारे यहां तो बड़े बड़े ज्ञानी थे उस समय, हम जैसे लोग तो थे नहीं उस वक्त, और हम एक आइडियल लूप में रहते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, सब अपने ही हैं। ये मंदिर में जाते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, वो घंटी बजाते हैं, ये आपका अपना खुशफहमी होगी। हो सकता है कि आपकी बकरियों को चुगाने रफीक भाई ले जाते हो और उससे ही आपने इस्लाम समझ लिया हो सारा। ये भी होता है। नहीं नहीं, हम तो ईद पे सेवैयां खाने जाते हैं, वो इसी से हो जाता है, हम तो वहां पैदा हुए हैं। इससे नहीं होता है। या आपका निजी किसी से संबंध हो सकता है, उन संबंधों से पूरे समाज के बारे में आप राय बनाते हैं, तो फिर हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। इसी के चलते उस समय के महान नेता रहे होंगे, उनका थॉट प्रोसेस रहा होगा, वो भी उस उलीजन के हिस्से होंगे। उन्होंने भी सोचा होगा कि ठीक है, बड़े लोग थे, शायद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। भारत की सुरक्षा नीति की पहली लाइन पता है क्या है? ऐसी मैंने, मतलब मैं तो जिस दिन से इस सब्जेक्ट को जाना हूं उसी दिन से चिल्ला रहा हूं। हमारा राष्ट्रीय खेल और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल एक ही है, हॉकी।
राइट? हम हॉकी के दुनिया में सबसे बड़े चैंपियन रहे हैं अपने समय में, और ध्यानचंद को याद रखते हैं आज भी। हॉकी मेरा भी फेवरेट खेल है, बहुत साल खेला हूं मैं। हॉकी के खेल का नियम है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। पाकिस्तान का भी पास हॉकी है, वो भी यही कर रहा है। हम पाकिस्तान को बुरा भला कह करके अपने पेट का दर्द ठीक कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारी जो सुरक्षा नीति है उसकी लाइन क्या है? हम पहले हमला नहीं करेंगे। हम इतने महाज्ञानी हैं, हमें यह अनफॉर्म हो गया है कि कोई हम पे हमला करेगा, हम बचेंगे, फिर हम जवाब देंगे। और यही नीति हमारी चल रही थी, 71 में भी हुई, 65 में भी हुई, और हमने कुछ नियमों को इस तरीके से ओढ़ लिया कि बिना जाने हम उसको ओढ़ करके बस उसी का प्रचार कर रहे थे। 71 में 93,000 पाकिस्तान के फौजी हमने पकड़े, सरेंडर किए हमने, पकड़े, और अपनी मान्यताओं और आस्थाओं के कारण किसी यूएनओ वीएनओ से नहीं हम गाइडेड थे। यूएनओ तो कल पैदा हुआ है 45 में, हमारी तो डेट ही नहीं पता है किसी को। तब भी हमने ये नियम बनाया कि जिसने सरेंडर कर दिया है फिर उसका नाखून तक नहीं काटना है। 93,000 इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान के फौजी हमने पकड़े, 3 महीने तक इस देश में रखा, जब इस देश में गेहूं अमेरिका से आता था, और बताया ऐसा जाता है कि वो गेहूं लाल रंग का यहां आता था जो वहां सुअर खाते थे। तब भी हमने 93,000 लोगों को, इनको पहले 2 वक्त का, ये हमारी आस्था और परंपरा का हिस्सा था, हमने उनको 3 महीने बाद वापस जाने दिया। लेकिन पाकिस्तान को जब यह मौका मिला तो वो अपनी परंपरा पे है। अब आप कहते हैं ये क्यों नहीं करता, तो ये तो आपकी बीमारी है। सौरभ कालिया नाम का एक फौजी लड़ते लड़ते उधर चला गया, और ये नियम भारत की उससे भी मत, नीति से भी मत तोलिए, यूएन का भी नियम है ये कि अगर 2 देशों में फौजी वॉर हो रही हो और इस देश का फौजी उस देश की सीमा में चला जाए, तो यूएन का जो चार्टर है वो ये कहता है कि ये इंडिविजुअल फौजी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा इसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसका कोई निजी झगड़ा नहीं है। इसी के तहत यही कि उनको वापस करना है। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कुरानिक फिलॉसफी के तहत सौरभ कालिया की दोनों आंखें निकाली और किडनी निकाल के आपको वापस कर दिया। ये उनका नियम था, और आप इसी पे अटके हुए थे, रोज इसी पे अटके हुए थे। साल दर साल ऐसे लगता था जैसे किसी ने आगे कह दिया कि इसको बदलने के लिए तुम्हें यूएनओ जाना पड़ेगा। इसलिए छोटी छोटी घटनाओं से आप बड़ी चीज को देख सकते हैं, और जब आप बड़ी चीज को देखने की आपकी आदत हो जाएगी, अब से 2-3 घंटे पहले देश का प्रधानमंत्री एक उस मंदिर में जिसको 17 बार इस्लामिक लोगों ने खंडित किया, उसकी प्राचीर पे खड़े होकर के संविधान की शपथ लेके, यहाँ तो थोड़ा सा मुंह से कुछ निकल जाए तो शाम तक हमारे नींद नहीं आती कि भाईजान नाराज ना हो जाए। अगर आप इसे बदलाव नहीं मानते तो मैं कहता हूं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा बदलाव है। आप उस ताली बजाने का पूरा मौका दूंगा, चिंता मत कीजिए। और ये ध्यान रखिए, एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, ठीक, देखी किसी ने आपने? तो फिर आप ये ध्यान रखिए कि उसमें 2 इंटरवल है, इसमें एक भी नहीं है, ठीक है? आप सोचिए कि इस देश का प्रधानमंत्री 20 में करीब मैं 5 लोकसभा चुनाव कवर कर चुका हूं। प्रधानमंत्री बनते ही उसको सबसे पहले अपनी आस्थाओं की पहचान से उतार करके वो रख देता था, क्योंकि अब मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने संविधान की शपथ ली। संविधान में कहीं नहीं लिखा रहा है कि आप अपनी चोटी मत लगाओ, तिलक मत लगाओ, लेकिन ऐसा बना दिया गया समाज को। आई एम सेकुलर। इस सेकुलरिज्म के नाम पे दुनिया भर का घोटाला हो गया। मैं तो इस बात से खुश होता हूं हर दिन
अगर देश का प्रधानमंत्री परसों ये कह रहा था और आज उसने जो सुबह सुबह बोला है कि तलवार की नोक पर जिन लोगों ने सनातनी हिंदुओं की आस्थाओं को तोड़ा था, आज उसको पुनर्स्थापित करना है। ये शब्द बोलने के लिए बड़ा गट्स चाहिए, नहीं तो लोगों को तो दो मुसलमान से दोस्ती कर लेते हैं तो शाम दिन भर आदाब आदाब, कैसे हैं भाईजान, सारी ज़बानी बदल जाती है। आप अपनी स्टैंड पे मौजूद रहिए। आप नमस्ते कहिए, वो नमस्ते का जवाब नहीं दे रहा तो उनसे कहे जाइए थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी आस्था का सम्मान करते करते पिछले 70 सालों में कहां से चला था कहां आ गया। आपको मेरी नमस्ते नहीं पसंद है, गेट लॉस्ट। आप क्यों कंप्रोमाइज, किसी भी चीज पे क्यों कंप्रोमाइज करना है? कितने अंग्रेज उतरने के बाद टीका लगा के राम राम करते हैं आपसे, वो अपनी जगह, वो अपनी जगह है। ये हीन भावना अंदर क्यों है आपके कि आप मॉडर्न नहीं कहलाएंगे? हमें एक्सेप्टेबल क्यों है जिसको होना है? हमने आज तक किसी को मारा नहीं, लूटा नहीं, हमने दुनिया के लोगों को यहां पनाह दी, उसके बावजूद भी हमें ज्ञान दिया जा रहा है। तो जिस बदलाव को आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और जब मैं कहता हूं आप, तो ये मत समझिएगा कि मैं इस कमरे के लोगों से कह रहा हूं, आप तो समझ गए हैं तभी तो आए हैं यहां। इसके माध्यम से मैं लार्जर बात कहना चाहता हूं। आपने हाल की एक घटना देखी होगी और ये घटना हुई और आपकी निगाह से शायद उस तरीके से नहीं आई और आप उससे देख करके आगे बढ़ गए। अभी पिछले दिनों एक घटना घटी थी, खबरों में छपी भी, और मैं पत्रकारों को बड़ा बधाई देता हूं कि उन्होंने उस खबर को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन छाप दी। 9 मार्च 2022 को भारत में एक घटना घटी। ये डेट भी आपको याद नहीं होगी, और वो क्योंकि पब्लिक डोमेन में आई नहीं, ऐसी बातें हमारी तक आती हैं या हमारे कानों पर रुक जाती हैं। 9 मार्च 2022 को दिल्ली से लगा एक राज्य है हरियाणा, और उस हरियाणा के पास एक जगह है अंबाला। सबने सुना है? अंबाला कैंटोनमेंट एरिया है। 9 मार्च 2022 को अंबाला कैंट जहाँ है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो छुपी हुई है, सभी को पता है, आम लोगों को नहीं पता, शायद इतना इंटरेस्ट नहीं होता। उसी कैंट में भारत की मिसाइल रखी हुई है। अब वो 9 मार्च को जिसके देख रेख में वहाँ मिसाइलें रखी हुई थी, उसको समय समय पे लोकेट डिसलोकेट करना होता है, और वो इधर से उठा के इधर रखना था, इधर से उठा के इधर रखना था। इस उठाने रखने में एक मिसाइल का बटन दब गया। अब ये समझ में नहीं आया कि मिसाइल को कैसे पता कहाँ गिरना है। वो भी गिर गई वहीं जहाँ गिरना था उसे। अब ये घटना हुई और उसके फौरन बाद एक इंटरनेशनल लॉ है, कैसी घटना हो जाती है तो उसके बाद बाकायदा सरकार की तरफ से एक अपॉलॉजी जाती है कि इट्स नॉट ए वॉर, बाई एक्सीडेंट ऐसा हुआ। तो सरकार ने उस पर कहा कि भाई ये एक एक्सीडेंट है, इसका कोई वॉर से नहीं, और अगर कोई हर्जाना हुआ है तो वी विल पे फॉर दैट। और 9 मार्च 2022 को ये घटना हुई, खामोशी से हुई और ख़त्म हो गई बात। 2.5 साल के बाद फिर वहाँ से एक दोबारा से दब गई। इस बार उन्होंने कहा हमने दबाई है। तब उनकी समझ में आया पहला वाला रियल ट्रायल था। तो किसी चीज को करने के लिए कितनी चीजों को पीछे से तैयारी करनी होती है, इसके लिए 2 साल लगे। अब सरकार का प्रधानमंत्री आए, देश का रक्षा मंत्री आए और आपके बीच में आके कहे कि हमने ऐसा किया था, ये ठीक है? न मैंने संविधान पे शपथ ली है और न मैं मंत्री हूं, न मैं संतरी हूं। मुझे क्या फर्क पड़ना है सच को बताने में? सरकार कहेगी पुष्पेंद्र जी झूठ बोल रहे, तो बोल दो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन ये तो सबको पता है कि गई है। तो सरकार अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ।
और मुझे ये बता करके ये भाव बताना है कि आचार्य चाणक्य को नहीं देखा, लेकिन आजकल देख रहे हैं। इसलिए चीजों के होने को समझिए। आप उस स्थिति में नहीं है जो आपने आपको लगता है घर बैठे भारत माता की जय कहा और पूरा देश भारत माता की जय हो गया। ऐसा हो नहीं रहा है कुछ भी। और इतने लंबे कालखंड के बाद कोई आया है तो आपको लगता ही नहीं है कि भाई 2 रुपए किलो चावल में बिकना हम कब बंद करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हुए, लेकिन शायद आप उस तरफ देखना नहीं चाहते। हम छोटे छोटे शहर में किसी का, बड़े आदमी का एक डॉगी मर जाए तो शायद हम उस पर घंटों बहस करते हैं। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जरा सा ये खोल के रखिए, अभी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको ठीक नहीं लगेगा। उन फोर्सेस को आप जानते ही नहीं, क्योंकि आपका और हमारा एक साधारण सा जीवन है। बेटा स्कूल चला गया, बेटी आ गई, बड़ी हो गई, शादी हो गई, सब ठीक चल रहा है, सामान्य। बस हमारा जीवन इससे ज्यादा नहीं है। और जो लोग इससे ज्यादा ज्ञान बांटने वाले लोग हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं, पता कुछ नहीं है। इन घटनाओं को आपके सामने रखूंगा तो आपको ध्यान आएगा कि ये देश की स्थिति ये है, और ये सब आपके सामने हुआ, लेकिन आप बोले नहीं। आपके मोहल्ले में, गली में कोई चर्चा नहीं हुई। आपके लिए सबसे फालतू बात है, मेरे लिए फालतू नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बहुत सारी चीजों को सिर्फ हम सुनते हैं, ये पार्टी के हैं, ये फला पार्टी के। भाई आप किसी पार्टी के हो, लेकिन पहले सनातनी हो, उसको पहले समझो। पार्टी की दुकानें वो आएंगे शाम के 7 बजे, टेलीविजन ऑन करिए, भौं 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 करते रहते हैं 10-12 घंटे तक। उनको यही करना है। इसलिए मैं ये कुछ घटनाएं आपके सामने रख रहा हूं, और ये डॉक्यूमेंटेड है। मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं, और आप इसको मैं इसलिए लिख के लाया हूं कि इसमें मैं कॉमा फुल स्टॉप बोलने में कहीं गड़बड़ ना हो। 25 फरवरी 1968, वैसे कोई ऐसी घटना नहीं है कि कोई दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार हुआ हो कोई। 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई थी। आप सोच सकते हैं कि फालतू की बात क्यों बता रहा हूं। मैं अपनी बात को अंत तक पहुंचाने के लिए इस चीज़ों का जिक्र कर रहा हूं। उनकी शादी हुई नहीं हुई, किससे हुई, ये सेकेंडरी इशू है। 19 जून 1970 को उस शादी से दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पैदा हुआ था। देखिए, मुझे मालूम था कि मैं अगर ऐसे शुरू नहीं करूंगा तो जो बाद में सीरियस बात है उसको आप सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि आप हंस लें जितना मन करे, लेकिन फिर मेरी आपसे मेरी उम्मीद है कि फिर जो सब सीरियस बात आए तो उसको पूरी गहराई से सोचिए। 12 जनवरी 1972 को उस परिवार में एक बेटी पैदा हुई, जो शायद आज कितनी उम्र होगी, 50 तो होगी। 50 साल के बाद भी जब उससे पूछो तो वो कहती है कि मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं, फिरोज भाई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके पास यही है 50 साल के बाद। और उसके बाद में 23 सितंबर 1974 को उस परिवार में संजय गांधी की शादी हुई थी, और 13 मार्च 1980 को संजय गांधी के घर में एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम वरुण है। और जब ये प्राइम मिनिस्टर का घर एक सफदरजंग रोड पर हुआ करता था, ये वाला प्राइम मिनिस्टर का निवास बाद में बना है, और उस सफदरजंग एक के बीच में जो सड़क थी उस तरफ प्रधानमंत्री का कार्यालय हुआ करता था, सिर्फ सड़क बीच में आती थी। अब आप डेट देखिए, 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी, 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म, और 23 जून 1980 को संजय गांधी रोज की तरह उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पास एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक सक्सेना साहब थे जो पायलट थे। वो संजय गांधी के साथ रोज़ हवाई जहाज़ में कलाबाजियाँ करते थे। उस दिन भी उनके साथ थे,
संजय गांधी रोज़ की तरह सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में गए और उन्होंने जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद उनका जहाज़ गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मौत के ऐसे समझ लीजिए कि कोई वरुण गांधी की उम्र उस समय 1.5 साल भी नहीं थी। 28 मार्च 1982 को 1.5 साल के वरुण गांधी और उनकी मां को प्राइम मिनिस्टर निवास से निकाल करके सड़क पे फेंक दिया गया। अगर आपको मेरी बात में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो उस डेट का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार निकाल लीजिए, इतनी बड़ी तस्वीर है, सड़क पे वरुण गांधी बैठा हुआ है और उसका तस्वीरें रखी हुई है। कौन वो ताकत थी जिसने इंदिरा गांधी के घर में से मेनका गांधी समेत उसके बच्चे को सड़क पे निकाल के फेंका? इस पे आज तक चर्चा नहीं हुई किसी की। और 31 अक्टूबर को मैडम इंदिरा गांधी की एक इंटरव्यू था। मैंने बताया कि जो घर था उनका एक सफदरजंग रोड, जो प्राइम मिनिस्टर का हाउस था, उस सड़क के दूसरे तरफ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस था। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी का एक विदेशी टेलीविज़न के साथ इंटरव्यू होना था। प्रोग्राम फिक्स था। आज तक किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि जब 9:15 बजने के आसपास थे तो उस घर में से उस विदेशी टेलीविज़न को किसने फ़ोन किया कि मैडम 15 मिनट लेट आएंगी। मैडम 15 मिनट लेट गई और उनकी हत्या हो गई। और उस हत्या का जो मेन आदमी था उसको वही मार दिया गया। इस पे कोई दुनिया का कमीशन, सब लीपापोती हो रही है सब। और उसके बाद में 31 दिसंबर 1984 को मात्र 1.5 महीने में राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और राजीव गांधी पूरे देश में चुनाव का दौरा कर रहे थे और उनके दौरों में करीब 8 या 9 मीटिंग थी। ये मैं नहीं कह रहा, सारी जो रिपोर्ट है उस पर आधार पे कह रहा हूँ। 7-8 सभाओं में, ऐसे सारी सभा में मौजूद थी, श्री पेरुम्बदूर की सभा में नहीं थी। श्री पेरुम्बदूर की सभा में जब वो गए हैं तो ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो सुसाइडल स्क्वाड था लिट्टे का, तमिल टाइगर्स का, उसमें से 2 महिलाओं ने उस बम बनी जैकेट को पहने हुए थी और राजीव गांधी को माला पहनाते ही उन्होंने बम का धमाका हुआ और राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। एक सामान्य सी घटना है जो आजकल बताया जा रहा है कि भारतीय हो गई है, भारत जैसी है, भारत वैसी है, ये जो लीपापोती हो रही है, एक सामान्य सी घटना है कि जिस भारतीय परंपरा की जो लोग आजकल ज़्यादा दुहाई दे रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं। 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर के अंदर राजीव गांधी की हत्या हुई। देश का प्रधानमंत्री था, किसी का पति हो वो एक अलग विषय है। और मात्र 1 महीने के अंदर 21 मई से 21 जून, 21 मई से 21 तारीख को हत्या होती है। हमारे भारतीय परिवारों में कोई ऐसी घटना घट जाए तो लोग सालों अबनॉर्मल रहते हैं। 21 मई को हत्या हुई और 21 जून को राजीव गांधी फाउंडेशन की नींव रखी गई। जिन लोगों को नाम नहीं पता है वो लोग टेलीविज़न खोल के देखें, ये आलू से सोना बनाने वाली मशीन अमेरिका में किससे मिलता है। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, आप उस आदमी को नहीं जानते हैं, वो इस ट्रस्ट का मेन ट्रस्टी है, बहुत ज्ञान देता है। सैम पेट्रोडा, वो अमेरिका में है, सारी मीटिंगें वही कराता है। उस ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 272 वाली ही उसमें मेन है। और फिर 21 मई को ये घटना हो जाती है और 21 जून को ट्रस्ट बन जाता है
और 29 नवंबर 1994 की एक और घटना है जिसे हम सब लोगों ने इसलिए उसकी बहुत बड़ी खबर नहीं बनी कि हमेशा हमारे यहाँ जो रिटायर हो जाता है फिर वो हमारे लिए काम का नहीं होता। मैं सारी कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ, निष्कर्ष आप निकालें, आपका जो मन करे। 19 नवंबर 1994 को अमृतसर के पास ज्ञानी जैल सिंह साहब हरमंदिर का दर्शन करने गए थे एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ द राष्ट्रपति। और वो किस पार्टी का राष्ट्रपति है, किस मज़हब का राष्ट्रपति, उससे प्रोटोकॉल नहीं बदलता। राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाता है तब भी आजीवन राष्ट्रपति को जहाँ भी वो जाएगा उसके साथ में एक बुलेट प्रूफ उसकी गाड़ी होगी और 24 आवर 4 डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस रहेगी। ज्ञानी जैल सिंह ने हरमंदिर साहब के से निकलने के बाद 5 पत्रकारों से बातचीत की और उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और बोफोर्स में जो लोग भी शामिल हैं आज मैं उनके नाम जागृत करूँगा। राजस्थान से वो निकले हैं, जयपुर के पास एक भरे ट्रक ने टक्कर मारी, उनकी मृत्यु वहाँ तो नहीं हुई, 3 दिन बाद हॉस्पिटल में हो गई। 3 दिन याद रहे करते हैं। कोई दुनिया का कमीशन नहीं बना है इस पे, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आखिर ये सारे कोइंसिडेंस कैसे हो रहे हैं। लेकिन उससे बड़े कोइंसिडेंट आपको अब डरा देंगे। 1997 में जिनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, उनकी नाक देख करके उनका पति चुना गया। लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, लिटरल सेंस मत ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही सामान्य से परिवार में, जहाँ पीतल के बर्तन बनते हैं, वहाँ एक परिवार था और उस परिवार के बेटे रॉबर्ट वाड्रा से उनकी शादी हुई। शादी महत्वपूर्ण, शादी किसी से भी करो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और 11 जून 2000 में उस समय देश का एक बेहतरीन युवा जो गाजियाबाद के रहने वाले थे, 5 साल गृह मंत्री रह चुके थे, एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता था देश के प्रधानमंत्री बनने का, राजेश पायलट दिल्ली से निकलते हैं अपनी कार में। कार का एक्सीडेंट राजस्थान में ही होता है, गहलोत सरकार में ही होता है और राजेश पायलट की मृत्यु हो जाती है। एक कोई कमीशन बता दे, एक कोई उसकी इंक्वायरी बता दे कि भाई देश के पूर्व गृह मंत्री की मौत कार में हो जाए और उस पर कोई चर्चा ना हो, बात खत्म हो गई। ये सब कांग्रेस के पोटेंशियल कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री बनने के। और 2020 में उनकी हत्या हो गई और उसके बाद में 16 अप्रैल 2001 को, यहाँ से मेरी बात को सुनिए ध्यान से, 16 अप्रैल 2001 को वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा, अब ये हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर परिवार की बात हो रही है, कोई किसी गली मोहल्ले में बिना नंबर, गली नंबर 3 कोठी नंबर 5 की नहीं हो रही है। सबसे ताकतवर परिवार की बात है कि रॉबर्ट वाड्रा की बहन प्रियंका गांधी की, हमारे जो हिंदुस्तानी रिश्ते हैं उसमें वो नंद लगती है, एक अज्ञात महिला के साथ दिल्ली से निकलती है और अलवर के पास एक छोटी सी तहसील है विहोर, वहाँ पहुँचती है और कार में आग लगती है और दोनों जल के राख हो जाते हैं। आज तक कोई उस पर इंक्वायरी नहीं हुई। लोग आगे बढ़ गए, हमने खबर पढ़ी, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बात होती खत्म। फिर 30 सितंबर 2001 को एक और कांग्रेस का युवा नेता, ताकतवर नेता, राजा परिवार का नेता, पढ़ा लिखा आदमी, उसकी घटना इसलिए याद है कि उनके साथ जो लोग गए उसमें 4 हमारे बहुत अजीज दोस्त गए। ब्रांडेड न्यू हेलीकॉप्टर से माधवराव सिंधिया ने उड़ान भरी, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस किया, उत्तर प्रदेश का शहर मैनपुरी के आगे पहुंचा और उसमें एक धमाका हुआ और माधवराव सिंधिया की मृत्यु हो गई। आज तक कोई कमीशन नहीं बना, चर्चा भी नहीं हुई।
बात खत्म हो गई और लोग आगे बढ़ गए। और उसके बाद में ये जो 2003 में प्रियंका गांधी के देवर रॉबर्ट वाड्रा के भाई राजेंद्र वाड्रा, आपको सामान्य लगता है कि इस देश में इतने बड़े परिवार के अंदर एक ऐसी मौत है जिसका एक सामान्य आदमी घंटों बिताता है, इस पर कभी चर्चा हुई कि नहीं? कभी नहीं सोचा हमने, और या होने नहीं दी, या इतना समाज डर गया है कि उनका बोलना नहीं पाए, पता नहीं क्या हो जाए। एक ही जीवन मिला है आपको भी और मुझे भी, रोज मर मर के जीने से अच्छा है आज मर जाओ तो बाकी लोग ढंग से जी सके। मौत सबको आनी है, कोई मौत किसी को पूछ के नहीं आने वाला, और जब आनी है कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और जब ये पता है कि मरना है तो हर दिन जिंदा होकर मरो ना, रोज रोज क्यों मर रहे हो भाई? हम बोलने से डरते नहीं, ये नहीं बोलना है, ये नहीं, यहां पे चुप रहना है, वहां चुप रहना है, वहां ऐसा नहीं करना, यहां टीका मिटा लेना है, यहां कलावा हटा लेना है। कुत्ता भी अपना इलाका छोड़ने के बाद भौंकने की भाषा नहीं बदलता है। आप तो मनुष्य हैं। उनके भाई, उनके देवर, उनका नाम था रिचर्ड वाड्रा। रिचर्ड वाड्रा इतने बड़े परिवार के आदमी, दिल्ली के एक सामान्य से, बहुत लोग जो दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है, ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन, उसके पास में बहुत सामान्य सा टिपिकल मिडिल क्लास का सामान जहां मिलता हो, उसे यूसुफ सराय कहते हैं। उस यूसुफ सराय में एक दिन के लिए कोई आदमी ठहर सकता है, 2 दिन, बहुत छोटे छोटे से कमरे। उस यूसुफ सराय के उस कमरे में पंखे से लटके मिले कोई इंक्वायरी नहीं। अब जो कुछ मैंने आपसे कहा है उसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने रखता हूं, इसलिए आपको शायद ना हो, लेकिन इस समाज में ऐसे लोग थे। उस समय के बहुत बड़े पत्रकार थे। पत्रकार का मतलब वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो विचारधारा से क्या थे, लेकिन हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं। मैं तो कई बार उनसे मिला तो मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं। ऐसे लोग कम होते हैं। उनके भाई की डेथ के बाद दिल्ली से निकलने वाली एक मैगजीन जिसको लोग आउटलुक के नाम से जानते हैं, उस आउटलुक के वो एडिटर थे। उनके अंदर इस बात की शक्ति थी, उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको वो जो कर रहे थे, मुझे लगता है जो कुछ आज मेरे दिमाग में आ रहा है वो उस वक्त उनके दिमाग में था, और ताकत थी उनके पास में। उन्होंने वाड्रा साहब जो प्रियंका के ससुर थे उनको बुलाया। अब उनको बुलाते वक्त कितने फोन आए होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुका। उन्होंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और राजेंद्र वाड्रा का पूरा इंटरव्यू छापा। आप में से कोई लोग अगर अवेलेबल हों तो गूगल पे जाइए, राजेंद्र वाड्रा लिखिए, एडिटर विनोद मेहता लिखिए और आउटलुक लिखिए, वो किताब आपको मिल जाएगी। आउटलुक मैगजीन की हेडलाइन उस इंटरव्यू की पढ़ लेंगे ना, तो आपको जो मैंने कुछ बताया वो एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा। ये शख्स न बीजेपी का है, न आरएसएस का है, न विश्व हिंदू परिषद, कोई बेचारे का लेना देना नहीं है। राजेंद्र वाड्रा ने विनोद मेहता की आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू की जो हेडलाइन है, ये ताकत उन्हीं में हो सकती है जो 2-2 रुपए किलो के लिए नेताओं के पीछे नहीं भागते। अपने जमाने के बड़े रईस आदमी थे। और मैंने कहा कि कांग्रेस से वो क्लोज भी थे, क्लोज इन द सेंस कि उनका आना जाना उठना बैठना था, लेकिन जब बात आई तो उन्होंने वही करके गए। इतने चाटुकार घूम रहे हैं गली गली मोहल्ले वाले, ये नहीं बोला कोई। आउटलुक मैगजीन का इंटरव्यू राजेंद्र वाड्रा का पूरा छापा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। और उस इंटरव्यू को इंग्लिश में है, और उसमें इंग्लिश की हेडलाइन मालूम है क्या थी? आई डोंट स्केर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। राजेंद्र वाड्रा के इंटरव्यू में यह हेडलाइन बनी है कि मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता। और 3 दिन के बाद राजेंद्र वाड्रा की लाश एक सड़क पर पड़ी मिली। आप चुप रहिए। अब आपको इन सब घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समझ में आना पड़ेगा कि जो आज घूम रहा है वो सब जानता है।
इसलिए रोज रोज ज्ञान मत दो उसको। बाहर के लोग सीआईए क्या करेगा नहीं करेगा, यहां सीआईए के एजेंट बैठे हुए हैं और आपको पता भी नहीं है कि कितने घटना से लग रहा है कि हाँ ये हो रहा है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सड़क पे आने से पहले सड़क के नीचे और आसमान में बताना पड़ता है। आपको जब टीवी पे देखता है तो लगता है शेर खड़ा हुआ है। यही है, इसी देश में है और आप ही के बीच के बिके हुए लोग काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। आप आसान समझ रहे हैं बहुत कुछ। आपको लगता है बस एमएलए साहब जीत गए, 2 कमरे से गए 12 कमरे में लौट आए, चचा को नाना को ताऊ को ये कमीशन बना दिया। ये नहीं है, ये शुद्ध दलाली है, ये कोई राजनीति नहीं है, ये आसान नहीं है। इसलिए जब इन बैकग्राउंड में आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हम बैठे बैठे सोचते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, ओह, अपने घर को हिंदू नहीं बना पाए, देश को हिंदू राष्ट्र बना दो। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनते ही क्या हो जाएगा? 2 रुपए किलो आटे में बिकना बंद किया आपने क्या? बताइए। 5 साल में चिल्लाते चिल्लाते दुनिया थक गई कि इस वक्त एक्स वाई जेड ऊपर नीचे आगड़ा पिछड़ा मत देखो। कम से कम 5 साल में 30 सेकंड के लिए बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होकर भी बटन दबा दो, तब भी हजारों समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन 30 सेकंड के बाद भी मैं ब्राह्मण हूं, इसको नहीं बनाया, उसको नहीं दूंगा, इसको छोटा करो, उसको बड़ा करो, इसको अकड़ आ गई थी, इसको घमंड आ गया था, दुनिया की नौटंकी हो रही है यार। ये भी ताकत बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है आपके हाथ में। ये समझ रहे हो ना, बटन दबा के इसको उतार दो, इसको बैठा दो, मेरी जाति वाले को बनाओ, पीएम ये क्यों नहीं बनना, वो क्यों नहीं बनना। आप उस खेल के खिलाड़ी नहीं हैं, उसमें ज्ञान इतना मत दो और इस चक्कर में उसे हराओ और कमजोर मत करो। नहीं, हमने लोगों को देखा है कि लोग पब्लिक में जाने से पहले, इफ्तार की पार्टी में जाने से पहले 3 बार मुंह धोते थे कि 3 दिन पुराने तिलक की कहीं छाप नजर ना आ जाए। इफ्तार पार्टी नहीं दी उसने, न दी न ली। ये मैसेज है आपके लिए। आप रोज रोज 2 चवन्नी छाप भाईजान से दोस्ती हो जाए हो, इतनी पलटियां खाते हो दिन भर, पूछ नहीं। किसी से दोस्ती रखो, ये प्रॉब्लम नहीं है। अपनी शर्तों पर रखना, किसी दूसरे की शर्त नहीं रखना। रोज रोज मत करो। ये जो छुप छुप के मर मर के जीने का क्या है यार? क्यों आपकी बहन किसी मोहल्ले से ठीक से निकलते वक्त उसको चिंता रहती है? ये डर आपके अंदर बैठ गया है। आप 82 करोड़ हैं, सेना आपकी, पुलिस आपकी, जज आपके, सब कुछ आपका है, लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हो। इसलिए किसी भी मोहल्ले को जाने से पहले 3 बार सोच, इधर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इलाके बदल लिए आपने। 47 से पहले भी यही स्थिति थी। तब 10 लाख सनातनी हिंदू मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों से पूछो तो उस घटना को, अच्छा हाँ वो बंटवारा हुआ था। और क्या हमारे नेताओं ने किया उस समय के? 14 अगस्त 1946 को, 47 को पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का नेशनल डे 14 अगस्त होता। ठीक है, सरकार की मजबूरी। हमारा देश 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। एक पूरे नैरेटिव के ऊपर इतनी मोटी चादर डाली है कि आपकी आने वाली नस्लें समझ ही नहीं सकती। और आप चाहते हैं कि ये पड़ी रहे, क्योंकि हमें अपने बच्चों को ऐसी बातें क्यों बतानी है, ये भी ऐसा हो जाएगा। इतनी मोटी चादर डली हुई थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आजादी की मुबारकबाद दी जा रही थी। और जब आप ये कहते हैं तो एक पूरी की पूरी उस हिस्ट्री के ऊपर आप कालिक पोत देते हैं, क्योंकि आपको बीमारी हमें अच्छा दिखना है। अपनी मां की निगाह में, अपने बाप की निगाह में अच्छा दिख नहीं पा रहे हो, दुश्मन की निगाह में अच्छा दिखना चाहते हो। 14 अगस्त 1947 की एक छोटी सी बात को, जो इतनी बड़ी थी, कितनी आसानी से उसने बदल दिया। ये बात तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन पहले तो दुकानदारियां चल रही थी। 14 अगस्त 1947 को देश के इस लीडर ने कहा कि 14 अगस्त आज से विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब ये शब्द आपको जाके लगेगा, तब आपके बच्चे पूछेंगे क्यों विभीषिका, क्यों, कौन सा विभाजन, कैसा विभाजन?
कौन मरा था, कौन नहीं मरा था। लेकिन आप कह नहीं कोर्स में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो कोर्स में तो बहुत सारी चीजें नहीं कि दूध में यूरिया मिलाने के लिए कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। ये कोर्स के चक्कर में जो आप फंस गए हैं कि कोर्स में नहीं आएगा तो हम पढ़ेंगे। वो भी जानता है कि कोर्स में बदलने के लिए फिर दुनिया जमाने का बवाल होगा और हमारे ही बहुत सारे बिके हुए दलाल जो है वो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनकी अपनी दुकान चल रही है। उसने कुछ नहीं कहा, आसानी से सिर्फ आप जब बच्चे को बताएंगे कि 14 अगस्त 1947 को विभीषिका दिवस, तो पूछेगा ना ये क्यों है, तब पता चलेगा ना कि 10 लाख सनातनी मारे गए थे, तब ये टुकड़ा तुमको मिला था बेटा। तो उसके दिमाग में भाईजान के बारे में कुछ समझ में आएगा। इसलिए छोटी छोटी चीजों को हमने बिल्कुल सिरे से गायब कर दिया और हम बार बार ये समझ रहे हैं कि बस वोट डालना है, फेंक के दे देना है और किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हमको अलग अलग चीजें बताई गई हैं, अलग अलग तरीके से बताई गई हैं। और ऐसी ही एक घटना है जिसको आपको पता नहीं किसी ने पढ़ाई आपको कि नहीं पढ़ाई। मैं बार बार उस तरफ ले जा रहा हूं, चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना 2 इंटरवल होते हैं, मैं अभी अपने टॉपिक पे आई नहीं। ये जो ऑर्गेनाइजर है इन्होंने मुझे बताया है कि जितने भी लोग हैं इन सब का इंतजाम है कि इन्हें घर पे जाके चूल्हा न जलाना पड़े। अब मैंने कह दिया तो इंतजाम कर ही देंगे, लेकिन ये मौका मुझे और आपको नहीं मिलेगा। मैं कितने समय से यहां आने की कोशिश में था, मुझे लोगों ने बुला लिया और मैं कल से जितने लोगों से मिला मैंने कहा मुझे नाम भले ही सबके याद ना हो, लेकिन भारत विकास परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है। इन्होंने मुझे बुला करके 2 काम किए। मैं इनको इसलिए नहीं बहादुर कह रहा कि इनके पास बड़ा पैसा है, इनको पता है कि मुझे बुला करके मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद इस पार्टी से तो कम से कम इन्हें टिकट मिलने वाला नहीं। इसलिए मैं इनको बहादुर कहता हूं। इनको भी चाहिए था किसी को बुलाते जो ऊपर जाके फैरिश कर देता है, एमएलए बन जाते। अब ये जो हैं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी मुझे जाने के बाद नहीं पता है। तो ये बहादुर है और आप आए हैं सुनने, आप इनसे भी ज्यादा बहादुर हैं। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जिसमें आपको लगे कि एंटरटेनमेंट है। हो सकता है मेरा अंदाज इसलिए ऐसा लगता हो कि मैं बीच बीच में, ताकि आप थोड़ा सा चेतन हो जाए करें बीच बीच में। ऐसी एक घटना इस देश में घटी, ये दुनिया में नहीं घट सकती है। ये भारत ही एकमात्र अनोखा देश है, अनोखा है, यहां कुछ भी हो सकता है। ये घटना 27 दिसंबर 1963 की, किसी ने सुनी? सुनिए आप में से किसी ने सुनी? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुनी तो कोई बात थोड़ी नहीं, कोई एग्जाम थोड़ी नहीं हो रहा है आपका। लेकिन इसको देखिए, जो लोग बार बार कह रहे हैं ना, मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहा हूं और आज जो पिछले 11-12 साल से 15 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूं, मेरा इन्हीं विषय पर है। मैं किसी पार्टी का नहीं, किसी संगठन का नहीं, जो फैक्ट है वो आपको बताना चाहता हूं बस। और मेरी कही हुई बात को 10 बार वेरीफाई कीजिएगा तब मानिएगा। और ये भी मैं कहता हूं कि एक्सटेम्पोर बोलने से मेरे मुंह से 24 की जगह 25 निकल गया, इतनी तो मुझे माफी दीजिएगा। अगर मैं समग्रता में कोई विषय आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के सामने गलत बताऊं, पूरे देश में आपको इजाजत है किसी भी रास्ते से पहुंचकर ये बताइएगा पुष्पिन जी आपने फला सभा में ये पूरी कहानी झूठी बताई है, आप सिद्ध कर देंगी, उस सेकंड से बोलना पूरे बंद कर दूंगा। मेरा प्रोफेशन नहीं बोलना। कथाकार पैसे लेके कथा करते हैं, मैं पैसे लेके नहीं आता। ये टिकट दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, मैं इसी से इनका धन्यवाद करता हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं मुझे। मैं कैसे चाहता हूं, मेरा परिवार कैसे रहता है, ये मेरा निजी मामला है। इसलिए मैं कोई कॉमा फुल स्टॉप आपको, मेरा जो मकसद है कि इस सभा में बाहर निकलने के बाद इन बातों को जिनको नहीं पता उनको बताइए। और जो भाईजान छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहे हैं, उनसे जरूर बताइए जो आजकल कह रहे नहीं हम तो भाई भाई थे। हम कभी भाई भाई नहीं थे, बकवास बंद करो।
27 दिसंबर 1963 की घटना है। और ये इत्तेफाक से ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो मीडिया में रहा लंबे समय तक। एक बहुत बड़े आर्मी के अफसर थे, बहुत बेहतरीन इंसान थे, ये मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ आपको। और उन्होंने 1979 में एक मिलिट्री का पब्लिकेशन स्टार्ट किया और उसका नाम है लांसर पब्लिकेशन। उसमें देश विदेश के बड़े बड़े जर्नल्स किताबें लिखते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें कैसे मेरे जीवन में आती हैं, वो मुझे लगता है कि क्या कौन सी ताकतें कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। मैं तो सिंपल नौकरी कर रहा था, नौकरी मैंने छोड़ दी कोई 2010 में, और मैं कभी उनको न जानता था, न मिला, न मेरा कोई लेना न देना। और मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई आर्मी में गया नहीं, क्योंकि कायस्तों के यहाँ तो सारी लड़ाई पेन से ही लड़ते हैं और तो कोई काम करते नहीं हो। तो हम भी उसी में थे। लेकिन वो चले गए होंगे, सुना मैंने कि 2014 में उनका देहांत हो गया। उनकी पत्नी अमेरिका में जाके सेटल हो गई। अब ये ऐसे ही कोई रिकॉर्ड भाषण जो था अमेरिका में उन्होंने सुना, वो वहाँ से यहाँ आई और उन्होंने फ़ोन वोन करके मुझसे, मैं मिलने चला गया उससे। तो वो बोली कि मेरे हस्बैंड ने एक मिलिट्री का पहला पब्लिकेशन शुरू किया था, 2014 में उनका देहांत हो गया, मैं अमेरिका रहती हूँ, मेरी बेटियों की शादी हो गई है, मैं चाहती हूँ उसे आप चलाएँ। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या समझ रही है। उनको ये पता नहीं कि ये 3 व्हीलर से आया है और अभी चाय के पैसे मांगेगा थोड़ी देर बाद। मैंने बिल्कुल साफ कहा, मैंने कहा मैं बिल्कुल टोटली आउट हूँ। वो बोली मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने इसको मिशन की तरह चलाया। मैंने कहा वो तो आर्मी के थे, मैं नहीं हूँ। बोली पब्लिशिंग हाउस में आपको आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो मुझे दे के चली गई। और उनके उस देने में एक किताब मेरे हत्थे लग गए। उस किताब को उस आर्मी अफसर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। और ये घटना उसमें से मैंने ली है। और 27 दिसंबर 1963 को की ये घटना है। और उस समय कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल उथल पुथल बहुत हो रही थी। तो पता ही चला कि एक दिन ये खबर उड़ी पूरे कश्मीर में, जो पुराने लोग होंगे उनको ज़रूर याद होगा कि जो जिनकी 632 में मक्का में मौत हुई थी, जो अल्लाह मियाँ के पास चले गए थे, इंतकाल फरमा गए थे, श्री 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 मोहम्मद साहब। इसलिए लगा दिया कि लोग सोचें थे कि उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है। नहीं, कोई उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रही। वो जब चले गए तो ऐसा बताया गया कि उनकी मौत हो गई। और फिर उनका कफन दफन की कहानी एक सेकेंडरी है, वो बताऊंगा। कुछ दिन बाद ये सुनने को मिला कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके शरीर का एक बाल कहाँ का मैं नहीं जानता, बाल आधी बात पकड़ ली भाईजान, मैं पूरी सुनाना चाहता हूँ। वो एक ख़ास किस्म की आंधी चली, मक्का से चलते चलते ऐसे करके बाल आया और कश्मीर में गिर गया के, और पूरी देश भर में बवाल हो गया, मोहम्मद साहब का बाल गायब हो गया। और वो बाल वहाँ से आया और कश्मीर में रख दिया गया। अब कश्मीर में वो बाल है, बवाल है, ये इसलिए आप समझें, कश्मीर में 35 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी बिल्डिंग में बाल रखा हुआ है। आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल इंची टेप से नाप के आता हूं तभी बोलता हूं। और वो बाल वहां रखा हुआ है और उसमें 4-4 पहरेदार हैं। वैसे ये फरमाया गया है इस्लाम में कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, जो अजान का हिस्सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरी चीज़ की पूजा नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह तो बाल में नज़र आ रहा है। तो जिस दिन उनका जन्म होता है उस दिन एक मौलवी ऐसे करके, देखा होगा आपने टीवी पे, ऐसे करके वो छत पे खड़े होकर, वो बिल्डिंग है ना 35 मीटर लंबी जिसमें बाल रखा है, ऐसे करके वो बाल दिखा और नीचे लोग रोते हैं खड़े।
एक दिन ये खबर हुई 27 दिसंबर 1963 को कि बाल गायब हो गया। बाल अभी तक पता नहीं चला कैसा था, कहाँ का था, गायब भी हो गया। और इस देश की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको कि आप कहाँ से निकले, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि ये अभी आपको लगता नहीं क्या ये बेकार की बातें कर रहा है, ये इसलिए करनी पड़ रही है कि कहाँ से निकला है वो, ये तो बताइए आप। बाल भयानक तरीके से पूरे दिल्ली उसमें कश्मीर में बवाल हुआ, बंगाल में रॉयट हुए, लोग सड़कों पे निकल आए और ऐसा लगने लगा जैसे हिंदुओं ने बाल चुराए। हिंदुओं के पास भुतेरे बाल हैं, उन्हें बाल चुराने की जरूरत नहीं है। और इस पर खूब हंगामा हुआ और मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सत्ता कैसे चलती थी। इस घटना के बाद नेहरू जी को पता चला, उनका तो बाल से पुराना संबंध था। नेहरू जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, रात के 1 बजे देश के सीबीआई चीफ मौलिक को फोन किया और उनसे कहा तुम तत्काल चार्टर प्लेन लो, कश्मीर जाओ और बाल को ढूंढो। वो तो पागल ही नहीं हुआ बेचारा, वो तो होशो हवास में रहा, पागल हो जाता कब तक। बाल को ढूंढो, अब इस बाल से क्या रिश्ता है कि ये बाल ढूंढवा रहे हैं? भाई साहब, मैं आपको ये बात इसलिए लाइटर नोट पे समझा रहा हूं, फैक्ट में कहीं गड़बड़ नहीं है। सीबीआई के चीफ ने खुद ही लिखी है, मैंने नहीं लिखी। मेरे तो उस पर तरस आ रहा है कि जीवन में तुझे क्या काम मिला मेरे भाई, इस पे तो भारत रत्न मिलना चाहिए था। वो गया चार्टर्ड प्लेन लेके, प्लेन उतरा तो वहां की लंबी लंबी दाढ़ियां आई भाई, और वो क्या कह रहे हैं उनसे, हम आपकी बाल ढूंढने में मदद करेंगे। और बाल कहाँ है, दूर दूर तक पता नहीं किस आंधी में कहाँ उड़ गया बाल। लेकिन क्योंकि मैंने पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था वो, तो भाई साहब आप देखो 48 घंटे में बाल मिल गया। और बाल मिल गया और साहब खबर फैल गई। बेचारे उस मौलिक ने प्रधानमंत्री को फोन करके कहा, सर इट इज गुड न्यूज, बाल मिल गया। नेहरू जी का जवाब वो लिखता है अपनी किताब में। नेहरू ने कहा, मौलिक तुमने कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया, यही बाल बांधे हुए कश्मीर को। तो इस देश में ऐसी घटनाएं हुई, ये देश बाल ढूंढ रहा था, अब कुछ और ढूंढ रहा है। तो वहां से निकल के आई, इस देश के अंदर ऐसी घटनाएं हुई और उसके बाद वहां आपस में जो सरकार बदलनी थी वो बदल गई। जिन्होंने बाल घुमाया था वो वो हो गए और जिन्होंने ढूंढ लिया था वो सत्ता में आ गए। तो मोहम्मद साहब के बाल का इस्तेमाल अंतिम समय भी किस काम आया, वो किसी को सत्ता में लाया और किसी को सत्ता से हरा दिया। तो बाल की बड़ी कीमत है, इसलिए इसको आप सीरियस ले लें, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लें। तो कुल मिलाकर के मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि सेकुलर शब्द के बारे में जो वेस्ट की कल्पना थी वो मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि ये शब्द हमने वहाँ से लिया। लेकिन 1976 से पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस भी हो रही थी, उसके अंदर भी एक बार ये इशू आया कि भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए। आप डिबेट पढ़ सकते हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास ही। और उस वक्त भी डिबेट हुई कि सेकुलर होना चाहिए, तो उसमें सबने अपना अपना आर्गुमेंट रखा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं सरनेम से कभी किसी के बारे में राय नहीं बनाता। सनातनी हिंदू समाज से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सरनेम से किसी के बारे में राय नहीं बनाना। बुद्धि सरनेम से नहीं आती है, ज्ञान का सरनेम से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बना लिया है ना हमने, यही पे बड़ी चूक है। और मैं फिर कह रहा हूं, सनातनी हिंदू सभ्यता अनादि अनादि काल से कर्म प्रधान सभ्यता थी, जाति प्रधान नहीं थी। मां के पेट से कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया दलित नहीं पैदा होता है, अपने कार्यों से वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनता है। हमने इस बीमारी को जन्म दिया कि कुछ को फायदा हुआ और धीरे धीरे वो बीमारी ऐसी हो गई कि जो उस समय के लोग भी थे जिन्होंने अद्भुत काम किया, हमने हमेशा उनको उनके सरनेम से देखा। मेरा एजेंडा नहीं है, इसलिए मैं उस कालखंड में
एक आदमी आज उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा हो, वो राजनीति के लोग हैं, कौन किसका इस्तेमाल करे मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किसी आदमी को राजनीतिक छोटे से एजेंडे के लिए इस्तेमाल करके उसके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन को छोटा नहीं कर सकते आप। आपको किसी का सरनेम नहीं अच्छा लगता, इट इज़ योर प्रॉब्लम, उस आदमी की प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सेकुलर शब्द पे जब डिबेट हुई तब उनका आर्गुमेंट ये था कि भारत के अंदर इस संविधान को सेकुलर क्यों लिखना है। भारत अनादिकाल से कितने लोग यहाँ आए, कितने लोग यहाँ चले गए, कितनों ने हमारे ऊपर राज किया। हमने कभी भी दूसरों के मत के खिलाफ न उनकी हत्या की, न उनके पूजा स्थलों को तोड़ा, बल्कि हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया। जो आया हमने कभी उसके नाम से कि ये मुसलमान है कि ये फलाना है, हमने नहीं मारा किसी को। इसलिए भारत के सनातनियों के खून में और यहाँ की मिट्टी में सेकुलरिज्म है। सेकुलर शब्द लिख करके संविधान को छोटा मत कीजिए। और सबने अप्रिशिएट किया और कैंसिल हो गया। बट 1976 में यूएसएसआर, जिसका नाम रूस के नाम से आप जानते हैं, उसकी एक खुफिया एजेंसी है जिसे लोग केजीबी के नाम से जानते हैं, दिल्ली के अंदर रूस की, जैसे हमारी एक पीटीआई है, एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, जिसका नुमाइंदा आपको अमेरिका में भी मिलेगा, रशिया में भी मिलेगा, और वो पीटीआई एजेंसी का नुमाइंदा होता है। इसी तरीके से रूस की जो एजेंसी है उसका नाम है तास। उस तास का एक रिपोर्टर भारत के अंदर मौजूद था और वो अंडर कवर था केजीबी का। ये उसने लिखा है, किसी तीसरे ने नहीं लिखा। कोई दूसरा लिख दे तो कहते कि साहब ये उल्टा सीधा लिख दिया। उस समय समाजवाद की दौड़ लगी हुई थी। रशिया के केजीबी के चीफ मित्रोस्कोवी की किताब में लिखा हुआ है कि उस समय रशिया के दबाव में इंदिरा गांधी ने ये सोशलिज्म और सेकुलर शब्द को डालने की बात कही और पूरा देश इमरजेंसी में जेल में बंद था। सारे नेता बंद थे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। लेकिन उसी दरमियान भारत के संविधान में न तो पार्टी की मीटिंग, न सरकार की मीटिंग, न कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग, न ऑल पार्टी की मीटिंग, और आपने भारत के संविधान के प्रेम्बल में सोशलिज्म और सेकुलर शब्द डाला। और ये भी लोगों को बता दूं कि संविधान का जो प्रेम्बल होता है, किसी भी देश के संविधान के प्रेम्बल में कभी बदलाव नहीं होता। उसके अंदर जो अलग अलग खंड होते हैं, जब भी आप 40वां संशोधन करते हैं, कभी 43, वो होते रहते हैं, लेकिन प्रेम्बल में नहीं होता है। तो प्रेम्बल में हमारे यहां 2 बड़े ऐसे हत्याकांड हुए कि हमने उस पर कभी चर्चा नहीं की। इसी सेकुलर शब्द को लेकर के इंदिरा गांधी 76 में राजस्थान के एक बहुत बड़े विद्वान आदमी, उनका नालायक बेटा एक पार्टी में है, उल्टे सीधे काम करता रहता है, बहुत विद्वान आदमी थे, वो अब नहीं है। उनसे उन बहुत बड़े जूरिस्ट थे, बहुत बड़े लीगल में थे। मैं उस समय दिल्ली नया आया था, और जब नए नए जर्नलिस्ट होते तो उनको कोई काम तो यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो हमारे लिए भी दिल्ली नहीं थी। तो हमारे ऑफिस से पास में था, तो वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहाँ एक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। न मैं उनको जानता, बाद में पता चला कि ये एलएम सिंघवी साहब हैं। एलएम सिंघवी साहब को पास जाके पूछा कि ये बात सही है क्या? बोले तुमको कैसे? उनका मैं अखबार में पढ़ता रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अटकी हुई है कि भारत का संविधान सेकुलर तो हुआ, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद क्या है? पूरे सनातनी हिंदू ने हिंदी अनुवाद गलत समझ लिया है। इसलिए मैंने शुरू में जहां से करा मैं वहीं ला रहा हूं। कम से कम 2025 की संचार क्रांति में शब्दों का अनर्थ तो मत करो यार, कि किसी ने बोल दिया है आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि इसका जो अनुवाद मैंने किया था और जो मैडम इंदिरा गांधी चाहती थी, मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मैंने कहा कि अगर इसके इधर आप चाहती हैं तो किसी और से कर लीजिए, मैं हिस्ट्री में गलत बात कह के नहीं जाऊँगा। इंदिरा गांधी थोड़ा सा नाखुश सी हुई, चली गई, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेट नहीं था। आज भी पूरा सनातनी हिंदू समाज क्या समझता है?
भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। भारत के संविधान के प्रियम्बल में 1976 में जब सेकुलर शब्द का हिंदी अनुवाद किया गया तो उसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया, उसमें लिखा गया है पंथ निरपेक्ष। लेकिन आप कहते नहीं आए मैं सेकुलर, तो क्या करें? आपको गाली दें सेकुलर का मतलब है, भगवान राम को गाली दें सेकुलर का मतलब है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। राजा का कोई भी निर्णय लेते वक्त अपना मत और पंथ नहीं होगा। जब वो निर्णय लेगा देश के किसी मामले में, निजी जीवन में वो पंडित है, वो ये है, वो है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे आई एम नॉट ए सेकुलर, आई एम नॉट ए सेकुलर, भाई मैं बहुत सेकुलर हूं, मैं बहुत सेकुलर का किसने मन बताया कि सारे धर्म? वो आज भी उसी संविधान में जो दूसरी कॉपी है उसमें यही छपा हुआ है। तब भी अंबेडकर ने यह करा, और अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दो बड़े काम किए। इसलिए जब भी जीवन में आपको, निजी जीवन में आप करें क्या करते वो आप जानें, जिस दिन भी आपके पास ताकत इतनी सी आए, इतनी बढ़िया है, ये सोच के करिएगा काम कि मैं, मेरी जाति, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे, ताता नाऊ, इनको 5 मिनट के लिए भूल जाइएगा। उस समय उस शब्द का, उस पावर का वो इस्तेमाल करिए कि आप इस धरती से चले जाएं, लेकिन लाखों साल तक लोग आपको याद रखें। उस समय कुछ और मत सोचिएगा। और क्यों मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूं, मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना उनका कोई पूर्व यहां कोई उनके वंश का कोई सुन रहा है, लेकिन मैं उनका नाम पूरे गर्व से ले रहा हूं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कितने छोटी सी बात को कितना बड़ा एजेंडा बना करके चले गए, और ये देश उनको जानता नहीं। बस हम इतना ही कह के बस आज संविधान ने ये है और वो था, अंबेडकर ने बनाया था, नहीं, पूरी बात बताई है। उस संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया क्या है और भारत क्या है, इसका फर्क पता है आपको? नहीं, आप दोनों को एक समझते हैं। इंडिया कब बना और भारत कब था? और भारत कब था? किसी देश का नाम बदला जा सकता है, जब पिताजी का नहीं बदल सकते तो देश का कैसे बदल सकते? कि ट्रांसलेशन किया है भारत का, भारत का ट्रांसलेशन इंडिया कहां से आया? तो जहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत, उसमें दोनों ने कहा, अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि इसमें तो इंडिया ही इंडिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो कॉपी थी उसी को कट पेस्ट किया है, ये जोड़ दिया, इधर ही निकाल दिया, यही है। और बताया जा रहा है बड़ा मंथन हुआ, फलाना हुआ। 1861 का और 1860 का कानून अभी अमित शाह ने हटाया है, जो पुलिस का है। उस कट पेस्ट को आपने संविधान बना दिया और उसको चला दिया खाने। लेकिन विजन इसी को कहते हैं, और ये विजनरी होते हैं। अंबेडकर ने कहा इसमें भारत कहीं नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यही 2 लोग थे, बाकी सब निकल लिए थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि क्या हम कम समय में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इसमें भारत स्थापित कर दें। और कभी कभी लगता है कि ऐसे बड़े लोग बहुत खामोशी से बिना चीख पुकार के कैसे इतना बड़ा काम कर जाते हैं, और कभी पता नहीं चलता, और हम लोग दुनिया के ज़माने की बातें करते हैं लेकिन ऐसे लोगों का कभी नाम तक नहीं लेते। तब दुख होता है कि यार क्या इस देश में बड़े लोग जो पैदा होते हैं यार वो कुछ खासी किस्म के होते होंगे, क्या उनकी सोच होती होगी? दोनों के वंशजों में कोई नजर आता है आपको आज भारत की राजनीति में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खानदान का दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। अंबेडकर का नाम लेके तो दुकानें चल रही हैं, लेकिन अंबेडकर के खानदान का कोई नहीं है। मुझे अंबेडकर की शक्ल अच्छी नहीं लगती, दैट इज माई पर्सनल प्रॉब्लम। दोनों ने ये मंत्रणा की और कहा कि इसमें जो 22 चैप्टर हैं उन 22 चैप्टरों के अंदर इसका अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद देखें। इसके लिए उन्होंने बंगाल के शांति निकेतन के एक सबसे बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस को बुलाया, उनको पूरा सब्जेक्ट समझाया। नंदलाल बोस अपनी सबसे कम उम्र का जो उनका छात्र था, 21 साल की उम्र थी, और मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। उसको लेके नंदलाल बोस यहां आए, और उसका नाम था राम मनोहर सिन्हा। उनके बेटे मौजूद हैं, घर मौजूद है। 2007 में उनकी मृत्यु हुई है।
दोनों दिल्ली आए, उनका कम समय है, आप इस संविधान को दोनों लोग पढ़ें और इस संविधान के हर चैप्टर से किस किस्म की छवि आपके दिमाग में बनती है, और वो छवि सनातनी हिंदू सभ्यता जो हजारों साल से है, उस तरीके का काम उस सभ्यता में हुआ। उस सभ्यता का सबसे इंप्रेसिव चित्र क्या हो सकता है? बस वो चित्र बनाने हैं। और कुल मिलाकर के कम समय में ये चित्र बने। आज सेकुलरिज्म का बुखार जिन्हें चढ़ा हुआ है, उनको पूछना चाहिए कि उस वक्त न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न बी.आर. अम्बेडकर, न राम मनोहर सिन्हा, न नंदलाल बोस ये आरएसएस के नहीं थे। बिल्कुल दूर दूर तक विचार का कोई लेना देना नहीं था। अगर गलती से कोई होता उसमें तो फौरन लगा दिया जाता कि वो तो आरएसएस के लोगों ने किया। नहीं भाई साहब, उनके गले वो मत बांधो जो उन्होंने नहीं किया। और उनको हफ्ते भर का समय दिया गया। अगर यहाँ आग लगी हो ना तो भाई साहब 10 मिनट में सब होता है, और नई आग लगी हो तो 10 साल तक नहीं होता। नंदलाल बोस ने उन 7 दिनों के अंदर सारे चित्र बनाए, और उसमें सबसे ज़्यादा चित्र जो 16 चित्र बनाए वो 21 साल के लड़के राम मनोहर सिन्हा ने बनाया। और भारत के संविधान जो ओरिजिनल संविधान था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, उस संविधान के पहले पृष्ठ पर जहाँ वी द इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, उस पे बनारस में जो ज्ञान व्यापी है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि ये अखबारों में खबर चल जाती है, अखबारों में लोग लिख देते हैं, हम भी उसी दुनिया में रहे हैं, लेकिन आपको उन शब्दों पे ध्यान देना चाहिए और उसको फिर प्रचार नहीं करना चाहिए। 84 करोड़ लोगों में से अगर 20 करोड़ लोग भी अगर झूठी बात कहेंगे तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। ज्ञान व्यापी मस्जिद है। ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? ज्ञान से कोई संबंध है? लेकिन वो जो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो निकले हैं आज, उसमें तो मंदिर लिखा हुआ है, ज्ञान व्यापी मंदिर, लेकिन पूरा देश ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद। तब उसमें यह किया गया कि वो जो पहला पृष्ठ है, उस ज्ञान व्यापी जो मंदिर है बनारस में, जहाँ के मेरे साथी ओम यादव हैं, उनके सामने एक शिवलिंग बना हुआ है। 450 साल पुराने उस शिवलिंग का चित्र भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बना था। उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर पुष्पक विमान में मां सीता, राम और लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है। उसी में कृष्ण की है, उसी में सुभाष चंद्र बोस की है, उसी में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है, उसी के अंदर जो अपने एक और थे उनकी तस्वीर है। ऐसे कुल मिला के 22 चित्र बने हुए हैं। ये सवाल पूछना चाहिए था कि उस संविधान सभा के अंदर, संविधान के बाहर छापने वाली मशीन में कोई हिंदूवादी नहीं था, सब कांग्रेस के ही लोग थे, और वो पास हो गया, संविधान बन गया, छप गया। फिर किसने रात की चोरी से उस संविधान में से सारे चित्र निकाल दिए? सवाल ये है मेरा, वो नहीं थे वाले, निकाले किसने? चोरों को पकड़ो, बताओ। निकाल दिए ना, आपको डलने का पता था क्योंकि आप अपनी दुनिया में लगे हुए थे। आपको दूध बेचना है, आपको चावल बेचने हैं, जीवन जीने की जद्दोजहद में थे, आपको सिविलाइजेशन से मतलब ही नहीं था। ये सरकार गिरा दो, ये तो आलू सस्ता नहीं कर रही, वो सरकार गिरा दो, ये प्याज सस्ता नहीं कर रही। हम इतने बौने हो चुके हैं कि अगर प्याज महंगी हो जाएगी तो हम सरकार गिरा देंगे। हमें कुछ और नहीं मिला, 2-4 बर्तन गिरा देते हैं, सरकार गिरा देते हो यार। प्याज अगर हमने 1 महीने तक नहीं खाई तो मर जाएंगे क्या? और अपनी सरकार गिरा देगा प्याज पे, आलू पे, चावल पे। दुनिया में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं मिलेगा जो इस तरीके के 2-2 रुपए किलो चावल पे वोट देता हो। वो नेता है, उसको जीतना है, वो कुछ भी प्रलोभन देगा, कोई साड़ी देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, कुछ भी बांट रहा है। वो एक IIT पास आया था, वो महिलाओं को साड़ी बांध रहा था, यार हम एक साड़ी देंगे, बताओ। जैसे हमारी महिलाएं माँ जो है साड़ी नहीं पहन पा रही। हमारे इस मार्केट में बोली क्या लग रही है, माँ की क्या लग रही है, बहन की क्या लग रही है, कोई शर्म नहीं है। लेकिन हमारा मकान कहाँ बना हुआ है, शर्मा जी से थोड़ा सा छोटा कैसे है, पूरा जीवन निकल जाएगा उस मकान को 2 इंच बड़ा करने में।
लेकिन समग्रता में पूरा देश आपको देखेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में लो चावल 2 रुपए किलो, आटा 2 रुपए किलो, कोई कपड़ा, कोई टोपी, कोई बर्तन, पता नहीं क्या क्या बांट रहा है, और आप उस पर सरकार चुनते हो यार। इसमें कभी हीन भावना नहीं लगती, चोट नहीं लगती अपने मन को, यार लो हमको बाहर जाके क्या सोचेंगे हमारे बारे में, लेकिन चल रहा है और एक से एक बांट रहा है। तब भी वो संविधान छपा, संसद में आया, और आज भी संविधान के पार्लियामेंट के अंदर वो एक हीलियम गैस में रखा है, बड़ी जर्जर स्थिति हो गई है। इसी बात को 2011 से बोल रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना मानना है कि सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द ज़्यादातर चापलूस होते हैं और वो राजा को खुश करने के लिए वही बात बताते हैं जिसमें उनका स्वार्थ हो, मेरा मानना है। इसलिए इस रास्ते का संतुष्टि जो है मुझे